नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे लेव वाइगॉस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में कहते हैं लेव वाइगॉस्की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। आप देखिए कहीं पे भी आपको लिखा आ जाए लेव वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत या सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, तो ये देखिए दोनों सेम हैं। यहाँ पे सामाजिक विकास का सिद्धांत आ सकता है या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत अगर आए तो दोनों चीज़ें सेम है। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे कि ये टॉपिक क्या है, किस बारे में है, वाइगॉस्की ने किसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको पता है कि मैं आपको जैसे देखिए जो आपके पास नॉलेज है, जो मेरे पास नॉलेज है, ये हमने कहाँ से सीखी है। अगर कोई छोटा बच्चा है उसके पास कोई नॉलेज होती है, वो कहाँ से सीखता है? वो सीखता है हम अपने समाज से, अपने आसपास के वातावरण से। यानी कि देखिए जो हम कुछ सीखते हैं, वाइगोव्स्की कहते हैं बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो अपने समाज से सीखता है, समाज के बिना कुछ भी सीख नहीं सकता। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए आपके जो माँ बाप हैं, आपके जो दोस्त हैं, जो आपके टीचर हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वो आपको सब कुछ सिखाते हैं। तो बिना आप सामाजिक प्राणी बने आप कुछ भी सीख नहीं सकते। देखिए जैसे यहाँ पे जीन पियाजेट थे ना, जीन पियाजेट ने क्या बोला था वहाँ पे कि अगर कोई भी कुछ सीखेगा वो अपनी एज के अकॉर्डिंग सीखेगा, है ना। तो वहाँ पे जीन पियाजेट ने बोला था कि अगर कोई बच्चा है, अगर को वो कुछ सीखता है तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग सीखता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसके दिमाग बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो सीखता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वाइगॉस्की ने उम्र को कुछ नहीं साथ में रखा। उन्होंने बोला है हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने समाज से सीखते हैं, यहाँ पे उम्र का कोई भी इफेक्ट नहीं है। सो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए रूसी मनोवैज्ञानिक लेव सिमनोविच वाइगॉस्की, ठीक है। देखिए कई बार लिखा आता है लेव एस वाइगॉस्की, एस का फुल फॉर्म क्या है? सिमनोविच ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतक्रिया पर बल दिया और कहा कि समुदाय का सीखने में बहुत महत्व है। समुदाय मतलब जो एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन्होंने, देखिए ये सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद जो हमने कोहेलबर्ग पढ़ा था वो अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। अभी ये रूस के वैज्ञानिक हैं। देखिए अलग अलग जगह पे, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने अपने विचारधारा दी है। तो देखिए यहाँ पे वाइगॉस्की का कहना है कि जो भी कुछ संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है, संज्ञानात्मक का मतलब क्या है, कोग्निटिव इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब है ये हमारे दिमाग से संबंधित, यानी संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या हुआ? हमारे मस्तिष्क का, हमारे दिमाग का विकास। ये कैसे होता है? ये होता है सामाजिक अंतक्रिया पर। अगर जैसा हमारा समाज होगा, हमारा उठना बैठना होगा, वैसा ही हम होंगे। मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसका जो घर परिवार है उसमें सभी पढ़ी लिखी फैमिली है, सभी टीचर है, सभी शिक्षक है, तो बच्चा भी बड़े होकर शिक्षक बनेगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा, उसके घर पे सभी डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इंजीनियर है, उसका घर का माहौल ऐसा होगा कि तकरीबन सभी वहाँ पे सरकारी नौकरी पे होंगे, सभी वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर होंगे, टीचर होंगे, वकील होंगे, एडवोकेट होंगे, है ना। ये उसमें होता है। तो यहाँ पे देखिए उसका वैसा बनना किस बात पे डिपेंड करता है? क्योंकि उसका माहौल वैसा है, घर का माहौल कैसा है? पढ़ा लिखा हुआ। वो पढ़ने लिखने पे जोर देते हैं कि ताकि वो भी बड़ा होके वही बने जो उसके मम्मी पापा भाई बहन बने हैं। अगर वो डॉक्टर बने हैं तो वो डॉक्टर बने, तो उनका आसपास का माहौल भी वैसा होगा। अगर मान लीजिए कि उसका आसपास का माहौल हो जैसे बुरे बच्चों का हो, तो बच्चा बड़े होके चोर डकैत ही बनेगा। यानी कि बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा, उसकी सोच कैसी होगी, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है हमारे सामाजिक विकास के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। देखिए अगर आपकी सोसाइटी अच्छी है तो आप कभी भी बिगड़ नहीं सकते। अगर आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है तो आप हमेशा बिगड़ जाएंगे। तो आपको सोसाइटी अच्छी रखनी है अपनी बच्चे को। अगर आपको बढ़िया डॉक्टर बनाना है, बढ़िया सब कुछ बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है, तो उसकी सोसाइटी जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, है ना, वो चीज़। देखिए सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग की प्रक्रिया विकास के पहले
ही आरंभ हो जाती है। विकास के पहले मतलब जब हम कुछ सीखते हैं तो सीखने से पहले ही जब हमारा विकास होता है उससे पहले ही ये आरंभ हो जाती है। जैसे देखिए हमने कोई चीज़ सीखी, आज हमने छोटी चीज़ सीखी, कल हमने बड़ी चीज़ सीखी, तो हमारा विकास हो गया, है ना? तो विकास से पहले की स्थिति क्या है कि अभी बच्चे को कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, आपको ऐसा माहौल क्रिएट करके देना है कि ताकि बच्चा आसानी से सीख पाए, ठीक है? वो होता है विकास की प्रक्रिया से पहले आरंभ हो जाती है। व्यक्तिगत विकास को सामाजिक विकास के बिना नहीं समझा जा सकता। देखिए अगर किसी व्यक्ति का विकास है, अगर हमारा खुद का अपना विकास है, तो उसे सामाजिक विकास के बिना नहीं समझा जा सकता। देखिए हमारा विकास कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास नॉलेज है, वो कैसे है? अगर आप घर से बाहर निकले हैं, आप अपने टीचर के पास गए हैं, स्कूल में गए हैं, अपने सहपाठियों के साथ क्लास में बैठे हैं, तभी आपने कुछ सीखा है ना। अगर आप स्कूल में गए हैं, वहाँ पे मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, वहाँ पे बैठ के आपने सब कुछ सीखा। किसी से बातचीत कैसी करनी है, जब आप अपने सहपाठियों के साथ बैठते हैं, अपनी बातें डिस्कस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, तो आपको पता चल गया ना कि समाज में उठना बैठना कैसे है। टीचर ने आपको समझाया कि हमारे देश में ये प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है, ये मंत्री हैं, ये पुलिस है, ये डॉक्टर है, आपको टीचर ने सब कुछ बताया, है ना? तो आपने सब कुछ सीखा, तो वो आपको नॉलेज कहाँ पे आई? वो आपको नॉलेज आई सामाजिक विकास के साथ। यानी कि जब हमें नॉलेज की ज़रूरत हो, ज्ञान की ज़रूरत हो, अपने विकास की ज़रूरत हो, तब हम समाज में इंटरैक्ट करते हैं, समाज में बाहर निकलते हैं, तो वो चीज़ें हमें वहाँ पे समझ में आती हैं। तो वो होता है सामाजिक विकास। उसके बिना देखिए मान लीजिए समाज हो ही ना, तो वो कहाँ से नॉलेज होगा? समाज कहाँ से स्टार्ट होता है? समाज आपसे स्टार्ट होता है, एक बंदे से समाज स्टार्ट होता है। एक व्यक्ति है, उसका परिवार बनेगा, परिवार से दूसरा परिवार बनेगा, तो ऐसे धीरे-धीरे करके समाज बनता है। यानी कि आपका परिवार, दूसरा परिवार, 10 परिवार, 20 परिवार, ऐसे होता है ना, एक घर में 1 परिवार, दूसरे घर में 2 परिवार। तो किसी गाँव में मान लीजिए 100 परिवार है, 100 घर हैं, तो एक गाँव बन गया। क्या बन गया? वो समाज बन गया। तो आप उसमें क्या हुए? आप उसमें सामाजिक प्राणी हैं, क्योंकि आप देखिए उस सोसाइटी में, उस समाज में रहते हैं, तो आप हुए सामाजिक प्राणी और आप सभी परिवारों को मिला के क्या बना? एक समाज बना। व्यक्ति की उच्च मानसिक प्रक्रिया की उत्पत्ति भी सामाजिक प्रक्रिया से होती है। देखिए जो व्यक्ति की उच्च मानसिक प्रक्रिया, हायर मेंटल जो प्रोसेस है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? सामाजिक प्रक्रिया से होगी। उच्च मानसिक प्रक्रिया क्या है? हायर मेंटल प्रोसेस क्या है कि बच्चे की सोच, वो कितनी ऊंची सोच रखता है, वो कैसे होगा? सामाजिक प्रक्रिया से। अब देखिए उसका माहौल ऐसा हो कि सभी पढ़े लिखे हैं, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है ना? एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, उसके जो दोस्त हैं वो कोई ना कोई ऑफिसर लगे हुए हैं, उसका इतना अच्छा माहौल, हम कहते हैं ना यार इसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब देखिए कैसा होगा जब उसके दोस्त वगैरह सब कुछ उसमें सही होंगे, या उसके जो घर परिवार है या उसकी जो सोसाइटी है वो अच्छी होगी, है ना? तो वो उसमें क्या हो गया? तो वो उसमें एक उसके जो मानसिक प्रक्रिया जो उच्च हो जाएगी, ये किससे होगी? सामाजिक प्रक्रिया से। वो जब अपने समाज को देखेगा ना आस-पास कि ये कैसा समाज है, इसमें क्या-क्या कुरीतियाँ हैं, क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या-क्या बुराइयाँ हैं, वो सीखता है। अगर कोई उसके साथ बेईमानी करेगा तो अगली बार वो सतर्क हो जाएगा। अगर कोई उससे अच्छा व्यवहार करेगा तो वो उससे और ज़्यादा प्रेरणा लेगा। तो ये क्या है? ये उसका हायर मेंटल लेवल है कि समाज में किसी व्यक्ति को पहचानना, किसी चीज़ को पहचानना, उसके साथ डीलिंग कैसे करना, ये सब कुछ इस प्रक्रिया के अंदर आता है। देखिए लाइनें सिंपल है, लेकिन उसका महत्व बहुत गहरा है, जो आपको मैं आसानी से समझा रहा हूँ। सो देखिए वाइगोस्की 1896 से 1934, देखिए ये इनकी 37 एज में ही, यानी कि 37 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो कम उम्र में ही इन्होंने एक अच्छी जो एक अच्छा सिद्धांत दिया है, एक अच्छी थ्योरी यहाँ पे इन्होंने दी है। देखिए इनके बाद क्या हुआ कि और भी बहुत सारे जैसे साइकोलॉजिस्ट आए, मनोवैज्ञानिक आए, जिन्होंने इनकी थ्योरी को ही और ज़्यादा बढ़ाया, एक्सपेंड किया, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया, थोड़ा उसमें फेरबदल कर दिया। देखिए वाइगोस्की ने अंतःकरण के सिद्धांत तथा, ठीक है, अंतरीकरण के सिद्धांत तथा संभावित विकास क्षेत्र के सिद्धांत दिए हैं। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, ये किसने दिया है? ये दिया है वाइगोस्की ने। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की
सक्रिय भागीदारी होती है जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देखिए वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं कि जो अधिगम है और जो विकास है, यानी कि जो हम सीखते हैं, जो हमारा विकास होता है, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी है? भाषा की। देखिए भाषा के बिना आप कुछ भी सीख नहीं सकते, है ना? मान लीजिए आपको आपकी कोई भी लैंग्वेज, आपको कुछ भी चाहिए तो आप अपनी भाषा में बोलेंगे ना, मेरे को ये चीज़ चाहिए। अधिगम और विकास अंतर संबंधी प्रक्रियाएं हैं जो छात्र के जीवन के पहले दिन आरंभ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो अधिगम है, जो विकास है, जो हम सीखते हैं और लगातार सीखते हैं, है ना, वो चीज़ क्या है, ये छात्र के पहले दिन से आरंभ होती है। जब आप फर्स्ट डे स्कूल में जाते हैं तो सब कुछ आपको पहले दिन से होता है। देखिए होते हैं ना, आंगनबाड़ी जैसे पहले होती है, वहाँ पे बच्चों को उठना बैठना सिखाया जाता है। उसके बाद फिर जब हम स्कूल जाते हैं तो कैसे किसी का साथ बैठना है, टीचर की बात कैसे सुननी है, सब कुछ वहाँ पे हमें सिखाया जाता है। तो पहले दिन ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। सो लेव सिमनोविच वाइगॉस्की के अनुसार विभिन्न बालकों के अलग अलग विकास स्तर पर अधिगम की व्यवस्था समरूप तो हो सकती है किंतु एक रूप नहीं, क्योंकि सभी बच्चों का सामाजिक अनुभव अलग होता है। उनके अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है। अब देखिए यहाँ पे वाइगॉस्की का क्या कहना है कि सबका, सब बच्चों का, सब बालक जो है, जो बच्चे हैं, छात्र हैं, जो भी है, उनका विकास का स्तर देखिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अलग अलग हो सकता है, यानी कि जो उनका अलग अलग विकास का स्तर है वो समरूप हो सकता है लेकिन एक रूप नहीं। समरूप का मतलब क्या है, कोई अगर बच्चा है, उसका जो विकास का स्तर है किसी दूसरे बच्चे का विकास का स्तर है वो एक जैसा है। जैसे 2 साल का, 3 साल का बच्चा है, 3 साल के जितने भी बच्चे हैं सबका जो विकास है वो एक जैसा होगा लेकिन एक रूप नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि 20 बच्चे या 50 बच्चे 3-3 साल के हैं तो सभी एक जैसे ही हैं। देखिए 3 साल के बच्चे का जो विकास है वो समरूप होता है, यानी कि जैसे बच्चा चलता है, दौड़ता है, बातें करता है, वो सारे बच्चों में सेम है। लेकिन सारे एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे और सभी बच्चे एक समान व्यवहार करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। सबका विकास जो है वो समरूप है कि बच्चे दौड़ते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, वो समरूप है, लेकिन एक जैसा व्यवहार करेंगे, है ना। कुछ बच्चे देखिए गुस्सैल होते हैं, कुछ बच्चे जिसे हम नॉटी कह देते हैं वो होते हैं, कुछ बच्चे शांत होते हैं, तो वो एक रूप नहीं है, कुछ शांत भी हैं, कुछ नॉटी भी है, ऐसे करके। क्योंकि देखिए उनका सामाजिक अनुभव अलग है, कोई पंजाबी बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा, कोई बांग्ला बोलेगा, अलग अलग भाषा बोलेगा। तो जैसा उसका, जैसे रहन सहन होगा, जैसे कोई गाँव के हैं, है ना, जैसे वो गाँव के होते हैं ना, उनकी देखिए जो लैंग्वेज टच होता है वो गाँव जैसा होता है, लेकिन जो शहर के होते हैं उनका लैंग्वेज टच वैसा होता है। तो सबका सामाजिक अनुभव वैसा है। अगर कोई गाँव में रहेगा तो अपने गाँव की बातें करेगा, अगर कोई शहर में रहेगा तो वो उसकी बातें करेगा, वो चीज़। सो उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव विकास का सिद्धांत दिया। अब देखिए यहाँ ने उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सांस्कृतिक तथा जैव विकास का सिद्धांत दिया। सांस्कृतिक मतलब क्या, देखिए जो हमारी संस्कृति है वो देखिए बहुत पहले से स्टार्ट हुई है ना, अभी तक डेवलप हुई है काफ़ी देर से। तो उसमें हमने क्या क्या हमें विरासत में मिला है, हमारे रीति रिवाज क्या है, सबके देखिए रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, वो चीज़ें, और हमारे समाज में कैसी कैसी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। आगे देखिए हम इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करेंगे। इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति से भिन्न हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो सामाजिक अंतक्रिया है वो ही बालक की सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। जो हमारी सामाजिक अंतक्रिया मतलब क्या है, हमारा डेली उठना बैठना। अगर देखिए मान लीजिए कि आपको किसी के बारे में भड़काया जाए डेली, बच्चों को देखिए जैसे होता है ना कि पाकिस्तान में देखिए जैसे वो आप कहते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे टेररिस्ट बन जाते हैं। वो टेररिस्ट क्यों बनते हैं, क्योंकि देखिए उनकी अगर जो उम्र होती है 14-15 साल की, उनको तब से ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है कि वो पड़ोसी मुल्क भारत हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। तो उनको वैसा सिखाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना। तो उनका माहौल कैसा है, वैसा ही माहौल है, तो उनको वही चीज़ें सिखाई जाती है। तो उनका सोच कैसी होगी, व्यवहार कैसा होगा, उनका आतंकी जो सोच होगी, उनका आतंकी व्यवहार होगा। दूसरी तरफ हम बच्चों को सिखाते हैं
कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हमें बच्चों के साथ देखिए, हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि कोई बड़ा बुजुर्ग मिले उसे नमस्ते करो, पैरी पौना करो, पाँव को हाथ लगाओ, आशीर्वाद लो, है ना। समाज में अगर आप रहते हैं तो बड़े बुजुर्ग की सेवा करो, दूसरों का, बड़ों का कहना मानो, तो वो चीज़ें आती हैं। तो उसमें क्या है, बच्चों का व्यवहार वैसा हो जाता है, बच्चे आपसे प्यार से बात करने लगते हैं। अगर हम बच्चों को सिखाएंगे कि बदतमीजी से बात करो, वो बदतमीजी से बात करेंगे। हमारे भारत की संस्कृति क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है, हम उससे आशीर्वाद लेते हैं, हम उससे आशीर्वाद लेते हैं ज़रूर, ठीक है। हैंडशेक करते हैं, जो हमारे साथ जो हमारी उम्र के होते हैं उनसे हम हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्री में क्या है, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति कैसी है, उनका समाज कैसा है, वहाँ पे वो बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं। वो कहते हैं हाय ओल्ड मैन, उनके लिए जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बेकार हो चुके हैं। लेकिन इंडिया में संस्कृति ऐसी है, समाज ऐसा है कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत बहुत ज़्यादा इसमें होती है, ठीक है। तो ये संस्कृति देखिए एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। भारत की संस्कृति अलग है, फॉरेन कंट्री की संस्कृति अलग है। तो देखिए, उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। देखिए, अगर किसी बालक का जो दिमाग है वो वैसा क्यों है, अगर उनका अलग अलग व्यक्तियों से उठना बैठना है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, अगर वो उससे मिलता है, उसकी वो लैंग्वेज भी कैच करता है, उसकी वो सोच भी कैच करता है। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का सम्मिश्रण किया। देखिए, यहाँ पे इन्होंने संज्ञान और सामाजिक वातावरण का दोनों का मिश्रण कर दिया। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतक्रिया पर बल दिया। देखिए, इन्होंने सामाजिक अंतक्रिया पर बल दिया है कि जो हम कुछ सीखते हैं अपने समाज से सीखते हैं। बालक अपने से बड़े और ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर चिंतन और व्यवहार के संस्कृति अनुरूप तरीके सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो अपने बड़े और ज्ञानी व्यक्तियों से ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर चिंतन व्यवहार के संस्कृति के अनुरूप सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, बड़े कौन से हैं, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, हमारे टीचर। ज्ञानी व्यक्ति कौन है, वो हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, वो हमारे टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, शिक्षक वगैरह। तो देखिए, अब हम उनके संपर्क में आते हैं, हम सीखते हैं ना अपने माँ बाप से कि हम देखें, हमारे माँ बाप हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं, हमारे माता पिता बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं, है ना। दूसरों की इज्जत कैसे करनी है वो वगैरह, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो कहते हैं माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। अगर बच्चा अच्छे काम करता है तो कहते हैं देखो कितनी अच्छी शिक्षा दी है माँ बाप ने, है ना। तो वो चीज़ें, तो देखिए, ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में आके टीचर जो है वो आपको हर एक चीज़ को बताएगा, हर एक चीज़ को समझाएगा। आप उसके तरीकों को समझोगे तो तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक रोचक विश्लेषण करता है। यह सिद्धांत मानता है कि मानव बुद्धि हमारे सांस्कृतिक वातावरण से उत्पन्न हुई है और यह कि सामाजिक संपर्क अनुभूति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, यह सिद्धांत क्या मानता है कि जो हमारी मानव बुद्धि है वो हमारे सांस्कृतिक वातावरण से उत्पन्न हुई है। सांस्कृतिक वातावरण क्या है कि हमारी संस्कृति कैसे है? जैसा आपको मैंने बताया कि भारत की संस्कृति क्या है, दूसरों का आदर करना, बड़ों का आदर करना। विदेशों की संस्कृति क्या है कि बड़ों का आदर नहीं करना। देखिए, बहुत जगह पे ऐसा नहीं होता है ना, वो चीज़ें। तो यहाँ पे हमारी जो संस्कृति है वो प्राचीन संस्कृति है भारत की, है ना। बहुत ज़्यादा प्राचीन संस्कृति है भारत की, जो हमें विरासत में मिली है। जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे हमारी मानव बुद्धि है ना, हम देखिए, हमें हमारी जो संस्कृति है, जैसे हमारे जैसा हमारा आसपास का माहौल है, हम देखते सीखते हैं ना कि ये हमारे बड़े बुजुर्गों की निशानी है, हम उसे संभाल के रखते हैं। हमारे जो रीति रिवाज है हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, जो हमारा मानव बुद्धि जो होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही जो होती है उत्पन्न होती है। लेव वाइगोस्की एक सोवियत मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जैसे सीखने के मनोविज्ञान के क्षेत्र में अन्य महान योगदानकर्ताओं के समकालीन थे। यानी कि देखिए, लेव वाइगोस्की किसके ज़माने के थे, जीन पियाजे हो गया, है ना, इनके ज़माने के थे। हालांकि देखिए, वाइगोस्की दशकों तक सापेक्ष अस्पष्टता में रहे। आंशिक रूप से 37 वर्ष की आयु में उनकी दुखद प्रारंभिक मृत्यु और उनके देश रूस में उनके काम करने के दमन के कारण हुई, ठीक है। उनकी 37 वर्ष की आयु में देखिए उनकी मौत हो गई। सो देखिए, मनोविज्ञान के क्षेत्र में
विभिन्न अन्य विद्वानों द्वारा सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का विस्तार और संशोधन किया गया। देखिए अभी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बाद में आए जिन्होंने देखिए इनका जो सिद्धांत है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत उसे और ज़्यादा विस्तार में दिया और ज़्यादा संशोधन किया उसमें, है ना। जो चीज़ देखिए यहाँ पे वाइगॉस्की ने दी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, तो उसको और ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंड कर दिया और ज़्यादा उन्होंने उसे विस्तार कर दिया। वाइगॉस्की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में देखिए यहाँ पे कुछ चरण देते हैं। पहला कौन सा है? आंतरिकरण का सिद्धांत या भाषा, व्यक्तिगत भाषा, सामाजिक संपर्क और संस्कृति यानी कि कल्चर। तो ये तीन चीज़ें इसमें यहाँ पे दी है। अब हम इसे अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे है अंतरीकरण का सिद्धांत यानी कि व्यक्तिगत भाषा। देखिए यहाँ पे क्या है कि वाइगॉस्की का मानना था कि विकास वातावरण में शुरू होता है, विशेषकर सामाजिक वातावरण में। इसमें इंसान बाहर होने वाले अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। देखिए जो भी हम देखते हैं अपने बाहरी वातावरण में तो हम उसे मन में सोचते हैं। अगर हमने किसी को झगड़ा करते देखा तो हमने ये सोचा कि गलती किसकी थी। हम घर पे आके सोचते हैं ना, अगर किसी के एक्सीडेंट देख लिया हम तो घर पे आके सोचते हैं ना कि यार किसकी गलती थी, वो चीज़ें। इसमें बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करता है। देखिए इसमें क्या है कि जो बालक है वो अपने व्यवहार को नियंत्रित करेगा और निर्देशित करेगा। नियंत्रित कैसे करेगा कि मेरे को जैसे मान लीजिए कि किसी के साथ अगर कोई बुरा सलूक करता है, बुरा बोलता है, तो आगे से वो बुरा नहीं बोलता, वो अच्छे से बोलता है, या वो दूसरा भी बुरा वहाँ पे बोलेगा। तो वहाँ पे क्या है, वो व्यवहार को नियंत्रित करेगा और निर्देशित करेगा कि मुझे अच्छा बोलना है कि बुरा बोलना है। वाइगॉस्की के अनुसार भाषा समझ द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए क्या है कि वाइगॉस्की कहते हैं कि जो भाषा होती है, जो व्यक्तिगत भाषा है, वो प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि विशेष है। देखिए बोला कैसे जाता है, यांत्रिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चे कक्षा में अपने शिक्षक की कुर्सी पर बैठकर अन्य बच्चों को चुपचाप बैठकर पढ़ने और आपस में बात ना करने के निर्देश देने का अभिनय करते हैं और उसी तरह व्यवहार करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, व्यक्तिगत भाषा का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें समाज में रहना है तो हम उनसे बात करके ही सब कुछ करेंगे। देखिए आपकी जो भाषा है, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी आपकी भाषा है, अगर आपको वो भाषा आती है तो आप किसी से संपर्क कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप किसी से बोल के बताएंगे ना। जैसे आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आपको मैं देखिए हिंदी में समझा रहा हूँ, है ना, तो आपको मैं भाषा के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ हिंदी भाषा में। मान लीजिए आप और आपका दोस्त एक जगह पे बैठे हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं करते, तो आप उससे अपनी बात कैसे रख पाएंगे? आपके मन में क्या चल रहा है तो आप उसे कैसे बता पाएंगे? तो अपने मन के विचारों को व्यक्त करने का तरीका होता है भाषा, जिसे हम बोल के व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए छोटे बच्चे अपने शिक्षक की कुर्सी पे बैठ के बोलते हैं ना कि सभी को बच्चों को क्लास में चुप कराने की एक्टिंग करते हैं, तो व्यवहार वैसा सीखते हैं, तो वो भाषा आपस में वैसी है। हिंदी भाषी क्षेत्र में बच्चे देखते हैं कि माता पिता किस विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। बच्चे इन ध्वनियों को सीख लेते हैं और धीरे धीरे बच्चे अपने माता पिता की तरह हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। इस तरह बच्चे अपने माता पिता की भाषा को आत्मसात कर लेते हैं। देखिए हिंदी भाषी क्षेत्र में होता है ना कि माता पिता उच्चारण कैसे करते हैं, किसी का बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण होता है, कोई श को स बोलते हैं, स को श बोलते हैं, होता है ना ऐसे। तो बच्चे भी वैसे ही भाषा सीखते हैं। अगर देखिए मान लीजिए कि कोई माता पिता जैसी भाषा सीखते हैं, बच्चे भी कोई भाषा माता पिता जैसी भाषा बोलते हैं, तो बच्चे भी वैसे ही भाषा, वैसा ही लहजा वहाँ से सीख लेते हैं। अतः बाहर बाहर या वातावरण से अंदर की ओर की दिशा में होने वाले विकास को वाइगॉस्की ने अंतरीकरण का नाम दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बाहरी वातावरण से हमारे अंदर जो चीज़ विकास लेती है उसे अंतरीकरण कहते हैं, कि हमने जो कुछ बाहर से सीखा वो चीज़। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सामाजिक संपर्क। वाइगॉस्की के अनुसार देखिए सामाजिक संपर्क क्या है। बच्चे समाज से निर्देश प्राप्त करने के बाद अपने संज्ञानात्मक विकास का विकास करते हैं और वे विकास की इस प्रक्रिया को अनुकरण के आधार पर करते हैं। सामाजिक विकास का वास्तव में बच्चे के अनुभव के विकास के कई अन्य रूपों को प्रभावित कर सकता है। एक बच्चे की अपनी आसपास के लोगों के साथ
स्वस्थ तरीके से बातचीत करने की क्षमता, हाई स्कूल के छात्र के रूप में नए शब्द को सीखने को लेकर वयस्कता की चुनौतियों को सफलतापूर्वक नेविगेट करने तक सब कुछ प्रभावित कर सकती है। स्वस्थ सामाजिक विकास आपके बच्चे की मदद कर सकता है। देखिए यहाँ पे सामाजिक संपर्क क्या है, यहाँ पे वाइगोस्की का सीधा मतलब है कि जो बच्चा होता है वो समाज से निर्देश प्राप्त करता है। निर्देश कैसा होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम समाज में रहते हैं, जैसे कोई बच्चा है, उसका समाज कौन सा है, उसके माता पिता, उसके टीचर, उसके दोस्त। जैसा मान लीजिए उसके दोस्त अच्छे होंगे तो वैसा ही बच्चा होगा। अगर अब देखिए उसके दोस्त पढ़ने लिखने वाले होंगे, हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे की सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, वो क्यों कहते हैं, अगर वो उसके दोस्त पढ़ने लिखने वाले होंगे, अगर उसको वो कुछ समझाने वाले होंगे तो बच्चा उनके साथ जो है वो अच्छी बातें सीखेगा। अगर मान लीजिए उसको गालियाँ निकालने वाले दोस्त मिल जाएँ, आवारागर्द जो उसके दोस्त हो जाएँ, तो बच्चा भी आवारागर्द हो जाएगा। तो सोशल इंटरेक्शन क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अपने समाज में रहते हैं, आप किसी से बातचीत करते हैं किसी टॉपिक के बारे में, किसी विषय के बारे में, तो आपको आगे से देखिए उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा सुनने को मिलता है। तो आपका दायरा क्या है, एक अच्छा वातावरण का दायरा हो गया, जिससे आपने काफ़ी कुछ सीखा। नेक्स्ट है संस्कृति या सांस्कृतिक कल्चर। वाइगोस्की सिद्धांत में संस्कृति का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृति बच्चे में नैतिक मूल्य का विकास करती है। देखिए संस्कृति का नैतिक मूल्य क्या है, कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, सही गलत क्या है, मनुष्यों को शालीनता से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है और बच्चा भी यह सब नकल के माध्यम से सीखता है। देखिए संस्कृति का मतलब क्या है, शालीनता से व्यवहार करना। व्यवहार दो तरह से है, शालीनता से भी है, बदतमीजी से भी है। अगर देखिए जो कुछ हमारा संस्कृति हमें सिखाएगी, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, बड़ों का आदर करना, दूसरों की सेवा करना, है ना, तो वो हमारी संस्कृति है। हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिन्हें इस सिद्धांत का आधार माना जाता है। देखिए वाइगोस्की ने देखिए सामाजिक संस्कृति सिद्धांत में 3 बातें या 3 अन्य तत्वों को यहाँ पे शामिल किया है, जैसे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ठीक है, वो हो गया, MKO स्कैफोल्डिंग, यानी कि मोर नॉलेज अदर हो गया। इसे तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। ए पॉइंट है समीपस्थ निकटतम विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD। देखिए यहाँ पे ZPD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो किसका है, वो है लेव वाइगोस्की का। तो देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मतलब है कि अगर हम किसी बच्चे की हेल्प करेंगे थोड़ी सी, तो वो जल्दी चीज़ सीख लेगा। यानी कि देखिए बच्चों को सारी चीज़ आती है, वो सीखने का चाहवान भी है, लेकिन उसे थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इनकी ZPD क्या है कि यहाँ पे बच्चा कुछ करना चाहता है, उसे बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए किसी को साइकिल चलाना है, बच्चे को, वो साइकिल पे बैठेगा, कोशिश करेगा चलाने के लिए, लेकिन वो चला नहीं पाएगा। तो उसको क्या है कि हम साइकिल चलाने में उसकी हेल्प करेंगे, उसके माँ बाप भाई बहन उसकी हेल्प करेंगे, जिसके जरिए वो साइकिल चलाना सीख लेगा। तो देखिए यहाँ पे ये आप ये इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट कैन आई डू, है ना, व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे लिखा है ना। सो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए कोई चीज़ है ना, जैसे आप मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की, तो आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन व्हाट कैन आई डू विद हेल्प, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप उसकी हेल्प लेते हैं। यानी कि वो चीज़ें आप अपनी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को करने के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो लास्ट में है व्हाट आई कांट डू, आप क्या नहीं कर सकते। अब देखिए जिनकी एज निकल जाए एग्जाम की, वो तो एग्जाम दे नहीं सकते ना, वो चीज़ तो इसको छोड़ दें। अगर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे है कि व्हाट कैन आई डू विद हेल्प, यानी कि आप क्या कर सकते हैं हेल्प के द्वारा। तो यानी कि जो बच्चा साइकिल चलाना चाहता है लेकिन उसे हेल्प की ज़रूरत है, आप UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आपको हेल्प चाहिए, वो चीज़। सो देखिए वाइगोस्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान ये जाना है कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। यहाँ पे देखिए वाइगोस्की ने क्या कहा है कि जो बालक है, जो शिक्षक है, जो बालक है, जो शिक्षार्थी हैं, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो देखिए जब अपने वास्तविक विकास के स्तर से, यानी कि जितना देखिए उनके पास दिमाग है, उनसे वो आगे जाके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़े से गाइडेंस की थोड़े से
निर्देश की ज़रूरत है। यानी कि बच्चा सब कुछ जो है वो कर सकता है, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा निर्देश मिल जाए, जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना ज़्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है, तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। सो देखिए, इस स्तर को वाइगोव्स्की ने संभावित विकास माना है। सो आसान भाषा में समझे कि बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर क्षेत्र को वाइगोव्स्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र इनकी ZPT कहा है। वाइगोव्स्की कहते हैं कि बालक को स्वयं से समस्या समाधान की क्षमता द्वारा होने वाले विकास, वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच का अंतर ही संभावित विकास के क्षेत्र को निर्धारित करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो बालक का जो समस्या स्वयं से समस्या समाधान, देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो देखिए डिपेंडेंट होते हैं बड़ों पर, लेकिन देखिए कुछ स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे बच्चे खुद से समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा हिंट देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो उनका वास्तविक जो विकास का स्तर है, अगर उसमें थोड़ा सा उन्हें निर्देशन मिल जाए, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, जैसे आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, आपको पढ़ने का तरीका यहाँ से समझ में आ जाए, तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास यूजीसी नेट की कोई बुक है, आप उसे सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको उसकी वीडियो साथ में मिल जाए तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो आपका वास्तविक विकास क्या हुआ कि आप चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही, जब वो वीडियो से आप देखेंगे तो आपको उससे निर्देश मिलेगा, तो आपको वो बेहतर समझ में आएगा। तो वो होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकटतम विकास का क्षेत्र। यानी कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो आपको आती है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, आप उसे और अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए नीचे लिखे यहाँ पे, यह संप्रत्य दोस्तों के सहयोग से सीखने को बड़ों के निर्देशन में सीखने जितना ही महत्वपूर्ण मानता है। देखिए यहाँ पे होता है ना कि जब हम दोस्तों के सहयोग से सीखते हैं, जब हमारे सहपाठी है हमारे साथ बैठे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपको वो प्रॉब्लम को हल कर देते हैं, तो उससे उनके निर्देशन में सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम बड़ों से सीखते हैं। बच्चों को इस क्षेत्र में रहने का अवसर मिलने पर उनके व्यक्तिगत अधिगम स्तर में वृद्धि के साथ ही सीखने को लेकर अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए इस क्षेत्र में क्या है कि अगर हम बच्चों को अधिगम स्तर में, यानी कि अगर उसे हम और अच्छे से सिखाएंगे, तो वो अच्छे से सीखने को उसे प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट की तैयारी की है, तो आपने बुक्स पढ़ ली हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो से अच्छे से किया है तो आप उसे और बेहतर से कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देखिए, पहली कक्षा के बच्चों ने भाषा के कलांश में शिक्षा की मदद से किसी शब्द की पहली आवाज़ को पहचानना सीखा, और उसके बाद उन्होंने उस शब्दों की पहली आवाज़ को भी पहचानना सीख लिया जो उनको सिखाए या बताए नहीं गए थे। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब पहली कक्षा के बच्चे हैं, जब उनको भाषा के उच्चारण के बारे में बताया गया, जैसे पहली आवाज़ होती है ना, जैसे ए फॉर एप्पल, है ना, जैसे उनको सिखा दिया, उसके बाद देखिए वो वैसे शब्द भी पहचान लेते हैं कि जो उन्होंने सीखे भी नहीं या उनको बताए भी नहीं गए हैं। जैसे उनको ABCD आ गई, उनकी आवाज़ समझ में आ गई, तो वो वैसे शब्द भी उनको पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ABCD आती है, आपने ए फॉर एप्पल सीखा, लेकिन वहाँ से ए से कोई और स्पेलिंग आ जाए, है ना, तो आप उसे पहचान लेंगे कि वो क्या लिखा हुआ है ना, वो चीज़। तो ये है निकटतम विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ZPT मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो देखिए यहाँ पे क्या है, मोर नॉलेज अदर। यहाँ पे देखिए मोर नॉलेज अदर क्या है, अधिक जानकारी पूर्ण, यानी कि अन्य लोगों से जानकारी लेना। तो देखिए यहाँ पे जितनी नॉलेज आपके पास है, जितना ज्ञान का भंडार आपके पास है, उससे ज़्यादा किसी और को नॉलेज होना, कोई व्यक्ति हो सकता है ना, कोई शिक्षक हो सकता है, उसको और अधिक नॉलेज होना आपसे ज़्यादा। तो अगर आप वहाँ से सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है ना, तो दूसरा पर्सन है, चाहे आपका दोस्त है, शिक्षक है, कोई भी है, तो आपको जितना पता है तो दूसरे बंदे को आपसे ज़्यादा पता है, तो आप उससे नई चीज़ें सीखते हैं। सो देखिए वाइगोव्स्की का MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल हो। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, एक टीचर है,
उनके पास देखिए आपसे अधिक ज्ञान है, अनुभव है और कौशल है, क्योंकि आपने सब कुछ जो सीखा है टीचर से ही सीखा है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने टीचर के पास जाएँगे। जैसे आप हमारा एक कोर्स देख रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे पास ही आएँगे ना, हमारे पास टीचर के ही आएँगे ना आप, कि ताकि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। यानी कि जितना आपका सीखने का दायरा है, तो आप हमसे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ लेंगे। तो इससे क्या है कि शिक्षक को आपसे ज़्यादा नॉलेज है, स्टूडेंट से ज़्यादा नॉलेज है, तो स्टूडेंट जो है वो टीचर से सीखता है या अपने माता-पिता से सीखता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए एक बच्चा जो अज्ञानी है, एक शिक्षक जो ज्ञान का भंडार है। देखिए जो बच्चा अज्ञानी है, शिक्षक है ज्ञान का भंडार। अब देखिए बच्चों को किससे सीखना पड़ेगा? शिक्षक से ही सीखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शिक्षार्थी अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास करने में सक्षम होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो शिक्षार्थी है यानी कि जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, जो बच्चा है, वो क्या करेगा, जो अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक यानी कि जो अपना दिमाग का जो विकास है, मस्तिष्क का विकास है, वो सर्वोत्तम करने में सक्षम होता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को जल्दी से सीख लेगा। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार यदि विद्यार्थी के पास शिक्षक से अधिक बुद्धि है या समान बुद्धि है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास ठीक से नहीं होगा। देखिए मान लीजिए कि आपके पास जितनी नॉलेज है, सेम पर्सन के पास उतनी नॉलेज है, चाहे वो शिक्षक हो। अगर आपकी बुद्धि और उसकी बुद्धि एक समान है, आपको दोनों की एक चीज़ें ज्ञान हो, है ना, तो आपका संज्ञानात्मक विकास जो है वो अच्छे से नहीं होगा। ज़रूरी क्या है, आपके पास नॉलेज कम हो, दूसरे के पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, या जितनी नॉलेज आपके पास है दूसरे को आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, तो आप उससे अच्छे से सीख पाएंगे। सेम नॉलेज है तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। सरल शब्दों में देखें तो देखिए यहाँ पे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए जो सिखाने वाला है, उसके पास सीखने वाले की तुलना में अधिक ज्ञान होना चाहिए। वाग्यास्की को इस एलिमेंट को मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। देखिए वही बात आ गई ना, कि यहाँ पे इसमें ये महत्वपूर्ण होता है, चाहे एज जितनी मर्जी हो, उम्र जितनी मर्जी हो, चाहे वो आपसे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ज़रूरी बात क्या है कि आपके पास जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है आपके पास, जितनी नॉलेज है, दूसरे पर्सन के पास आपसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़। सो देखिए नेक्स्ट है ढांचा, मचान या स्कैफोल्डिंग। देखिए मचान वैसे आपको मैं बता दूं किसे कहते हैं। जैसे आपने देखा है ना, खेत वगैरह बने होते हैं, उसके ऊपर जैसे डंडे से लगा के उस पर एक ऊपर छत पे बनाया होता है रहने के लिए ना, टेम्परेरी, वो मचान होता है वैसे। लेकिन हम इसे ढांचा भी कहते हैं, फ्रेमवर्क, और इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। देखिए स्कैफोल्डिंग आ गया, स्कीम फ्रेमवर्क आ गया, सेम बात है, लेकिन स्कैफोल्डिंग ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे स्कैफोल्डिंग क्या है, एक दायरा। ठीक है, ये वाला। देखिए वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चे को सीखने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है, यानी कि एक सीढ़ी जो उसने उसे सीखने के लिए उस शिखर तक ले जा सके। देखिए ढांचा क्या है, ढांचा है, मान लीजिए यूजीसी नेट पेपर 1 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक दायरा है कि आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक सारे यूनिट करने हैं। तो आपका ढांचा हो गया ना ये वाला, कि आपका सिलेबस है वो आपका ढांचा है कि आपको ये चीज़ें करनी है। सिलेबस में देखिए जो यूनिट 1 है उसमें लिखा होता है ना, आपको ये टॉपिक करने हैं, यूनिट 2 में ये टॉपिक करने हैं, 3 में ये टॉपिक करने हैं। तो आपको ढांचा दिया जाता है, फ्रेमवर्क दिया जाता है कि आपको बस यही चीज़ें करनी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग वही चीज़ें करते हैं, वही एग्जाम में आती हैं। फ़र्ज़ करिए आपके पास यूजीसी नेट पेपर 1 का कोई सिलेबस ना हो, तो आपको कहेंगे कि आप जो मर्जी पढ़ लो, तो पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या है कि लिमिटेड चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना। ढांचा होना चाहिए। जैसे आपको कोई फ़ोटो फ्रेम में फ़ोटो लगानी है, तो उसके अंदर एक जगह बनी होती है ना ऐसे, कि आप कितनी दायरे में अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, वो चीज़, वो ढांचा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच्चे को सिखाने के लिए या बच्चे को सीखने के लिए क्या है कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसको शिखर तक ले जा सके। शिखर पर पहुंचकर वह अपनी विद्या के अंतर्गत आने वाली सभी समस्या का समाधान कर सकता है। देखिए यहाँ पे ढांचा होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए, इनके बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए कि ताकि डिपेंडेंट ना रहे, निर्भर ना रहे, और वह अपनी समस्याओं का खुद समाधान कर सके। जैसे मान लीजिए आपको मैंने यूजीसी नेट की अच्छे से तैयारी करवा दी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, आप उसे अच्छे से कर पाएँ। समस्या क्या होती है, क्वेश्चन। जब आपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया, तो आपका जो प्रश्न है आसानी से सॉल्व हो गया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर मान लीजिए कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ, वो समस्या बन जाएगा।
समस्या का समाधान क्या है कि आपके मन में प्रश्न है या आपके सामने प्रश्न है, हल कर लिया तो समस्या का समाधान है, नहीं किया तो वो समाधान नहीं है। तो ऐसी तैयारी करनी है जिससे समस्या का समाधान हो जाए। छात्र के अनुभव, कौशल और ज्ञान के बेहतर विकास के लिए यह ढांचा आवश्यक है। इसके तहत छात्र क्रमिक रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। क्रमिक रूप क्या है? आपको मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ। यूजीसी नेट पेपर 1 में देखिए, यहाँ पे आपके पास 10 यूनिट है। यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड का, यूनिट 2 है रिसर्च का, 3 है कॉम्प्रीहेंशन, 4 है कम्युनिकेशन, 5 है मैथ का, ऐसे करके, है ना। तो क्रमिक रूप से संज्ञानात्मक आपको पहले यूनिट से करवाया जाएगा, तो आप पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा तीसरा करते करते आप 10 यूनिट यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आपने क्रमिक रूप में अपना विकास कर लिया। आपको हो गया कि मेरे को पहला भी आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। अगर मान लीजिए आप 10वें यूनिट से कुछ टॉपिक कर लो, पहले से कुछ कर लो, मिक्स कर लो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मैंने किया क्या है, क्योंकि देखिए सब कुछ आधा अधूरा होगा, पूरा कुछ भी नहीं होगा। तो क्रमिक रूप से आपको सब कुछ करना यहाँ पे ज़रूरी है। जैसे हमने पहला लेसन कर लिया, दूसरा कर लिया, बुक होती है ना एक, फर्स्ट लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन, ऐसे करके, है ना, सारे सीक्वेंस वाइज हो गया। वाइगॉस्की ने लिखे ढांचा मजान निर्देश को शिक्षार्थियों के विकास का समर्थन करने और अगले चरण तक पहुंचने के लिए सहायक संरचना प्रदान करने में शिक्षकों और अन्य लोगों की भूमिका के रूप में परिभाषित किया। देखें यहाँ पे वाइगॉस्की ने माना है कि जो स्कैफोल्डिंग होती है वो शिक्षकों के द्वारा भी हो सकती है, माता पिता के द्वारा भी हो सकती है, अन्य लोगों के द्वारा भी हो सकती है। देखिए शिक्षक आपको स्कूल में किताबों का ज्ञान देगा, लेकिन जो माता पिता होते हैं वो आपको समाज में उठना बैठना सिखाएंगे। जो आपके अन्य लोग हैं, दोस्त वगैरह हैं, वो आपकी कमियां निकालेंगे जिससे आप अपने को और अच्छा बनाएंगे। तो एक ढांचा होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। ये बातें हैं। देखिए यहाँ पे भाषण विकास के 3 चरण हैं। 3 स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे 3 तरह की भाषा है। पहली है, प्रथम चरण में क्या है कि सामाजिक भाषा या बाहरी भाषा। देखिए इस चरण में एक बच्चा भाषण का उपयोग दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए करता है। एक बच्चा सरल विचारों और भावनाओं जैसे रोना, चिल्लाना आदि को उजागर करने के लिए भाषण का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, मुझे दूध चाहिए। मान लीजिए देखिए छोटा बच्चा है, अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो मांगेगा ना, वह या तो रोएगा, चिल्लाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे वो कहेगा कि मुझे दूध चाहिए, है ना, वह तो रो के कहेगा या चिल्ला के कहेगा। इसमें क्या है कि अगर हमें किसी दूसरे पर्सन को अपनी बातें कहनी है, जैसे मान लीजिए आपको अपनी बातें किसी से कहनी है, तो आप उसे बोल के बताएंगे, चाहे चिल्ला के कहें, चाहे आप रो के कहें, चाहे जैसे मर्जी कहें, है ना, वो चीज़ें। तो वो है बाहरी भाषण, जब हम दूसरे से बातें करते हैं, वो वाली। दूसरा चरण है समकेंद्रिक भाषण। यह 3 से 7 वर्ष की आयु में पाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की वाणी है। इस अवस्था में देखिए बच्चे अक्सर खुद से बात करते हैं, भले ही कोई उन्हें सुन रहा हो। वे अपने स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने के प्रयास में जोर से बातें करते हैं। देखिए पहला हमने देखा कि हम जब दूसरों से बातें करते हैं। दूसरा चरण है जब बच्चा खुद से बात करता है। जब 3 से 7 वर्ष की आयु होती है, जब बच्चा खुद से बात करता है, चाहे उसे कोई भी सुन रहा हो, ठीक है, वो खुद से बोलेगा, अपने आप से बातें करेगा, तो उसे चाहे कोई सुन रहा हो, है ना, वो इससे क्या है कि अपने स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करता है इससे। तीसरा चरण है आंतरिक भाषण। यह भाषण विकास का अंतिम चरण है। यह आंतरिक नीरव वाणी है। यह बड़े बच्चों और वयस्कों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला भाषण का प्रकार है। इस प्रकार का भाषण हमें अपनी सोच और व्यवहार को निर्देशित करने की अनुमति देता है। ये देखिए तीसरा चरण कौन सा है? जहाँ पे बच्चा बोलता नहीं है, अपने मन में बोलता है, अपने अंदर बोलता है ना, वो चीज़। तो ये आंतरिक भाषण है, जो बच्चा बोलता नहीं है, वो अपने मन में ही कहता है ना, वो चीज़। पहला भाषण क्या हो, जब हम दूसरों को बोलते हैं। दूसरा क्या है, जब अपने आप से बात करते हैं। तीसरा कौन सा है, जब अपने मन में बोलते हैं, वो वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे है शिक्षा में वाइगॉस्की सिद्धांत की भूमिका। आप देखिए शिक्षा में वाइगॉस्की सिद्धांत की भूमिका क्या है। रोल ऑफ वाइगॉस्की थ्योरी इन एजुकेशन। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में वाइगॉस्की के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सिद्धांत का उपयोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को सिखाए जाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे सिखाया जाता है। यह शिक्षक को विश्वास दिलाता है कि उनके माध्यम से छात्रों का संज्ञानात्मक विकास बेहतर तरीके से किया जा सकता है। देखिए जो वाइगॉस्की का सिद्धांत है, शिक्षक उसे अपनाते हैं और टीचर को विश्वास होता है कि जो वो बच्चों को पढ़ा रहा है उससे बच्चों का दिमाग जो है वो अच्छे से काम करेगा, उनका अच्छे से विकास होगा।
बच्चे अधिक जानकार अन्य लोगों से सीखते हैं और जो बच्चे की थोड़ी सी मदद के साथ साथ क्या कर सकते हैं, इसकी उचित विकासात्मक सीमाओं के भीतर सीखने को मचान बनाते हैं। देखिए बच्चे जैसे हैं, हम उसको जैसे होता है ना कि बच्चे सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए उनको थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो जिससे वो और अच्छे से जान सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, स्कैफोल्डिंग आती है, इनकी मचान आता है, तो उन्हें उसमें सिखाया जाता है। यह किसी भी जटिल विषय को सरल बनाने और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए कोई भी जटिल विषय है, मान लीजिए मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ लगती है, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ लगती है, तो उसको सरल बनाने के लिए क्या है, शिक्षक आपको आसानी से समझाते हैं, तो जो आप अच्छे से समझ लेते हैं। वाइगॉस्की का देखिए यह सिद्धांत बच्चे को समाज और संस्कृति से जोड़ने का काम करता है, जो विद्यार्थी के नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक है। देखिए अगर जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाया होगा, बच्चों को समझ में आया होगा, तो समाज में कैसे उठना बैठना है, हमारी संस्कृति क्या है, जैसे हम दूसरों का, बड़ों का आदर करते हैं, है ना, वो वाली चीज़ें, तो उसे जोड़ने का काम करता है। हम अपने समाज में फिट बैठ जाते हैं, हमें पता है कि कोई भी बुजुर्ग दिखेगा, बुजुर्ग को नमस्ते करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, तो वो हमारी समाज और संस्कृति है, उससे हम जोड़ने का काम करते हैं। तो इससे हमें नैतिक मूल्य का हमारे अंदर विकास होता है, यानी कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या सही है, क्या गलत, उसमें हम ये सब सीखते हैं, विद्यार्थी को सिखाते हैं। तो इसलिए शिक्षा में वाइगॉस्की सिद्धांत की भूमिका है। तो देखें यहाँ पे निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन है, वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह छात्रों के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका को दिखाने का काम करते हैं। देखिए वही पॉइंट फिर से आ गया, जो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है उसे सीखना है कि हमें बड़ों का आदर करना है, दूसरों की सेवा करनी है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें सिखाई जाती हैं। यह छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों को एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। देखिए जो छात्र का संज्ञानात्मक विकास है, समाज द्वारा जो भी मार्गदर्शन है, चाहे आपके माँ बाप आपको मार्गदर्शन दे, चाहे कोई अन्य लोग दें, चाहे शिक्षक आपको दे, तो उसमें आपको दिशा निर्देश मिलते हैं कि आपको समाज में कैसे रहना है, तो जिससे आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास उस समाज और संस्कृति वातावरण की प्रमुख भूमिका पर आधारित होता है जिसमें बच्चा बड़ा होता है। देखिए सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास क्या है कि जिसमें बच्चा बड़ा होता है, हमारे आसपास का माहौल। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक वातावरण के सदस्यों के साथ सामाजिक बातचीत पर आधारित है। यह तब बच्चे द्वारा एक व्यक्तिगत स्तर पर अवशोषित किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप आगे की बातचीत के दौरान उपयोग किया जाता है। देखिए जब हम समाज में उठते बैठते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो हमारी बातचीत पर आधारित है कि हमें किससे कैसी बात करनी है। किसी ऑफिसर के पास जाएं तो हम आराम से बात करते हैं, सभी के साथ पता है कि कैसे बात करनी है, तो ये सब कुछ हमें समाज सिखाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने वाइगॉस्की का पूरा नियम यहाँ पे हमने कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।